हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 9th की ज्योग्राफी वाली किताब के अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर का नाम है अफवाह तंत्र। अफवाह के बारे में बात करेंगे कि भारत में अफवाह तंत्र किस तरह का है। इन सभी बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। यानी कि अफवाह जो है वो एक विशेष क्षेत्र में जो नदी तंत्र है उसके बारे में बताता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी एक नदी तंत्र द्वारा ये जो किसी क्षेत्रफल का जितना जल प्रवाहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजन कहते हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को क्या कहा जाता है, जल विभाजन कहा जाता है। तो अपवाह जो है वो जल विभाजन में अ, उपयोग आता है या जल विभाजन का कार्य भी करता है। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को हिमालयी नदियाँ कहा जाता है और प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में जाना जाता है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, हिमालय हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी होती हैं क्योंकि इनमें वर्ष भर पानी रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के ऊपरी भाग से निकलती हैं और इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो ऊपरी भाग से निकलती हैं? सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है जो हिमालय के ऊपरी भाग से निकलती हैं और पर्वतों को काट के इन्होंने गार्ज का निर्माण किया है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मिस्र की नील नदी है। कौन सी है? मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अपवाह प्रतिरूप चार प्रकार के होते हैं, द्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार और अरीय अपवाह। तो द्रुमाकृतिक होती है एक अपवाह प्रतिरूप होता है, जालीनुमा होता है और आयताकार अपवाह प्रतिरूप होता है और अरीय अपवाह जो है अपवाह प्रतिरूप के रूप में पाया जाता है। आगे हम बात करें, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई? 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। आगे हम बात करें, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी हिमानी से निकलती है। अलकनंदा उत्तरांचल के देवप्रयाग में इससे मिलती है और गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, जो हिमालय से निकलती हैं और गंगा में आकर मिलती हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे में समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो यमुना नदी जो है वो भारत की क्या है, दाहिने हिस्से में बहती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? नेपाल हिमालय से निकलती हैं। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर ही है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तो सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। आगे हम बात करें, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। आगे हम बात करें, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट अमरकंटक पहाड़ी से होता है। पश्चिम की ओर यह एक भ्रंश घाटी में बहती है और समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का क्या करती है? निर्माण करती है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वैनगंगा और पैनगंगा। महानदी का उद्गम दक्षिण
उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से होता है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह श्रेणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में यह महानदी क्या होती है, बहती है। आगे हम बात करें, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा हैं। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है तथा इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां अमरावती, भवानी और हेमावती और काबिनी हैं। तो कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इसे शिव समुद्रम जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। यह प्रपात मैसूर, बंगलौर, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान करता है। तो यहाँ से क्या है, बिजली उत्पादन भी किया जाता है। आगे हम बात करें, पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% भाग जल जो है वो लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। इसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में पाया जाता है। राजस्थान की सांबर झील जो एक लवणीय झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी के अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं और ये मुख्यतः किससे बनती हैं? जो हिमालय की जो बर्फ है, हिमानी के द्वारा इनका निर्माण होता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली जो प्राकृतिक झील है वह है डल झील, भीमताल, नैनीताल और लोकताल और बड़ा पानी। नदियों पर बांध बनाने से झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नागर परियोजना। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। अल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को अल नीनो का नाम दिया गया। तो ठंडी जलधारा के स्थान पर यदि गर्म जलधारा बहने लग जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल नीनो। अल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक, केरल में प्राय पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं, कर्नाटक एवं केरल में। मासेनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए यह प्रसिद्ध है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश में अक्सर चक्रवात आते हैं। इसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। आगे हम बात करें, पश्चिमी तट एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान में इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात में 60 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है, न ही अधिक सर्दी पड़ती है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव, इन सभी पर मानसूनी चक्र का प्रभाव रहता है, मानसून का प्रभाव रहता है। यही कारण है कि अलग अलग ऋतु में अलग अलग त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो इस क्लासेस को दोबारा देख सकते हो। और ये क्लास जो है वो फास्ट डिवीजन के उद्देश्य से आपको बनाई गई है। एनसीईआरटी का बहुत कम समय में फास्टली रिवीजन कर सकते हो और इसी तरह से अन्य क्लासेस को आप देखिए। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।